हेलो एवरीवन, जैसा कि बात कर रहे हैं हम अपने इस चैनल यानी स्टडी ट्रैक बाय एमडी सर। हमने इस चैनल पे आपको बार बार एक ही बात बता रहे हैं कि इस चैनल पे मैं क्लास 10th का पूरा फ्री कंटेंट देने वाला हूँ, फ्री पढ़ाने वाला हूँ। जी हाँ, यह होली के शुभ अवसर पे हमने यह घोषणा की थी और आज मेरा ये जो लेक्चर है वह हिस्ट्री पे है। हिस्ट्री का जो चैप्टर नंबर 1 यूरोप में राष्ट्रवाद से संबंधित इस सेक्शन में, इस क्लास में हम लोग देखने वाले हैं। याद रखिए, ये पूरा का पूरा इस चैनल पे आपको फ्री कंटेंट मिलने वाला है, फ्री वीडियो मिलने वाला है, 1 रुपए चार्ज नहीं। जैसे ऑफलाइन क्लास में हम लोग पढ़ाते हैं जिस कंटेंट के माध्यम से, वो सारे के सारे मटेरियल ये इस प्लेटफॉर्म पे फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाले हैं। तो जी लगा कर पढ़ते रहिए। और एक और बात, हमेशा शाम को आपको 5 बजे से 6, 7 ये 3 घंटा, ये 5 से चलेगा। अब लगले आपको जल्दी, जब 5 बजे भी मिलेगा वीडियो लाइव, 5 बजे आपको, 6 बजे, 7 बजे, ये लगातार मेरा वीडियोस आते रहेगा इस शाम में वाले टाइम में, क्योंकि आप लोग मेरी काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट अब धीरे धीरे करने लगे हैं और आप मुझे प्रोत्साहन भी मिलने लगा है। तो मुझे कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है और आपको कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। तो आइए शुरुआत करते हैं बिना देर किए हुए। हम लोग क्लास 10th का हिस्ट्री चैप्टर नंबर 1 यूरोप में राष्ट्रवाद। अब बात आती है कि यूरोप में राष्ट्रवाद क्या सर है। टॉपिक का नाम क्या है? यूरोप में राष्ट्रवाद। यूरोप में राष्ट्रवाद, यही टॉपिक है ना हम लोग का। यूरोप में क्या पढ़ने वाले हैं? राष्ट्रवाद पढ़ने वाले हैं। ठीक है, यूरोप में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? राष्ट्रवाद पढ़ने वाले हैं। अब आप लोगों को ये यूरोप में राष्ट्रवाद जो पढ़ने वाले हैं, तो बात है कि यूरोप मतलब क्या होता है। पहले इस टॉपिक का मतलब समझ लेते हैं कि मतलब क्या होता है। देखिए, यूरोप जो है ना, ये एक महादेश है। ये क्या है? एक महादेश है। इस महादेश में कई देश आते हैं, जैसे भाई फ्रांस आएगा, भाई जर्मनी आएगा, इटली आएगा। ठीक है, इसके अलावा और क्या आएगा? और भी आ जाएंगे, जैसे ऑस्ट्रिया आएगा, जैसे आपको और देश आ जाएंगे, जैसे आपको और देश आ जाएंगे। कौन? हंगरी आ जाएगा। ठीक है, ये जितने भी और भी बहुत से देश हैं, ये सारे के सारे देश क्या हैं? आपको इस महादेश में आते हैं, यानी यूरोप में। तो महादेश का मतलब होता है कि कई देशों का समूह। तो इस प्रकार से एक यूरोप देश है, महादेश है, उसमें कई देश आते हैं, तो ये एक महादेश है। फिर क्या सर, इसका मतलब क्या होता है? ये राष्ट्रवाद शब्द लिखे हुए, इसका मतलब क्या होता है? भाई राष्ट्रवाद का मतलब क्या होता है? ये इसका मतलब क्या होता है राष्ट्रवाद? देखिए भाई, अगर राष्ट्रवाद कहें एक शब्द में, तो राष्ट्रवाद एक प्रकार का भावना है। भावना मतलब, भावना क्या? फीलिंग लगाओ। भावना का मतलब फीलिंग, लगाओ। केकरा प्रति लगाओ भाई? भाई देश के प्रति। जब कोई व्यक्ति देश के प्रति लगाव रखता है, जब कोई उसके प्रति फीलिंग रखता है, भावना लाता है, हम उसको क्या कहेंगे? राष्ट्रवाद। देश के प्रति। देश में क्या होता है भाई? ये लगाव, ये किसके प्रति आएगा? देश में। देश में आएगा, किसी देश में, देश के प्रति आएगा। देश में क्या होता है? इस देश में आपको कई प्रकार के लोग रहते हैं, कई प्रकार के लोग रहते हैं। ठीक है, मतलब कई प्रकार के, मतलब अलग अलग धर्म के, जाति के, संप्रदाय के मानने वाले, मगर उनका भावना क्या होता है? उनका लगाव क्या होता है? एक ही रहता है, उस जमीन के प्रति, उस धरती के प्रति, उस वहाँ की भाषा के प्रति, वहाँ के पहनावा के प्रति, वहाँ के खान पान के प्रति, वहाँ के संस्कृति के प्रति। ये जो भावना निकल रही है भाई, वही भावना क्या कहलाता है? राष्ट्रवाद कहलाता है। मान लेते हैं, ऐसे समझिए, आपके परिवार में कोई व्यक्ति अनर्गल आकर गाली दे, कोई व्यक्ति आपके परिवार का बुराई करे, तो बताइए आपको ठीक लगेगा? एकदम ठीक नहीं लगेगा। गाली देगा तो कहिएगा निकाल लाठी रे, लाठी निकाल के उसको लखेद लीजिएगा, मार चलो। क्यों भाई? एक आदमी को गाली दिया, कोई माँ के, बाप के, भाई के, किसी को भी गाली दिया, पूरे परिवार के सदस्य टूट गए। कहाँ है? यही भावना है, यही लगाव है।
भाई उस व्यक्ति के प्रति, अपने परिवार के प्रति उस व्यक्ति में लगाव था, भावना था कि उसने गाली दिया, उसने एक आदमी को बोला तो पूरे परिवार टूट गया उसको मारने के लिए, बोलने के लिए। यही जो भावना निकल कर आई है, जो लगाव है, यही तो राष्ट्रवाद है। यही अगर परिवार के प्रति हो रहा है तो ये प्रेम परिवार का कहलाता है। क्यों कि भाई ये भावना कैसे उत्पन्न है? क्योंकि उस परिवार का खून एक है, उसका पहनावा एक है, उसकी बोलचाल एक है, उसकी भाषा एक है, उसका रहन सहन एक है, उनका जन्मदाता एक है, वह एक ही घर में रहते हैं। इसलिए उन सब में अपने भाई के प्रति, अपने पिता के प्रति, अपने माँ के प्रति, अपने भाषा के प्रति, अपनी जाति के प्रति, अपने धर्म के प्रति सबका लगाव रहेगा। और यही लगाव, यही भावना अगर देश के प्रति हो जाए तो वह राष्ट्रवाद कहलाता है, और यही परिवार के प्रति हो जाए परिवारवाद कहलाएगा। अगर कोई जाति में बोल दे, कोई भी जाति का नाम लिखे, पूरा जाति के लोग टूट जाता। काहे भाई, काहे टूट गए? एक आदमी को बोला है, क्योंकि जाति सबकी एक ही है, सब उस जाति की संस्कृति एक है, उस जाति के पहनावा एक है, खान पान एक है, इतिहास एक है, और इन सब के कारण उनमें लगाव उत्पन्न हुआ है, उनमें भावना उत्पन्न हुआ है। और यही भावना क्या कहलाती है? राष्ट्रवाद कहलाती है, क्योंकि यही देश के प्रति उत्पन्न हो रहा है, यही हमारे राष्ट्र के प्रति उत्पन्न हो रहा है। यही भावना एक मतलब एक तरफ से भावना, ये प्रेम है, ये प्रेम है। अपने किसी के प्रति अगर प्रेम रख रहे हैं, किसी के प्रति लगाव रख रहे हैं, और ये लगाव चाहे वो आप जाति के आधार पे हो, चाहे वो आपके परिवार के आधार पे हो, संस्कृति के आधार पे हो, चाहे कोई धरती के आधार पे हो, कोई जमीन के आधार पे हो, किसी भी तरीके से यह भावना उत्पन्न हुआ हो, तो याद रखिएगा ये क्या कहलाएगा? राष्ट्रवाद। आई होप ये बातें समझ में आ गई, क्लियर हुआ होगा। ये राष्ट्रवाद कहलाता है, यही भावना, यही लगाव क्या कहलाता है? राष्ट्रवाद। अब हम देश में रहते हैं तो भाई हमारी संस्कृति एक है, बड़ों का प्रणाम करना, छोटों का प्यार करना, सलाम आदाब दुआ करना, प्रणाम करना, यह हमारी संस्कृति है भाई। छठ के दिन हम लोग गीत गाते हुए पूजा करते हैं, ईद के दिन सेवैयाँ खाते हैं, सभी गले मिलते हैं, होली में गुलाल लगाते हैं, सभी से प्रेम करते हैं, ये हमारी संस्कृति है। और यही नहीं, हमारा इतिहास भी एक है। सुभाष चंद्र बोस कौन है? सब कोई जानता है। गांधी जी कौन है? सब कोई जानता है। अम्बेडकर कौन है? सब कोई जानता है। रानी लक्ष्मीबाई कौन है? सब कोई जानता है। मंगल पांडे कौन है? सब कोई जानता है भाई। तो इसका मतलब सभी लोगों का आदर, सभी लोगों का इतिहास सब कोई जान रहा है, तो मतलब सब कोई क्या एक इतिहास है। इसके अलावा हमारे देश में संस्कृति, इतिहास, जन्मभूमि, मातृभूमि जिसको कहते हैं हम लोग, इन सब के प्रति अगर हमें भावना हमारे दिल में आ गया है, अगर हमें लगाव हो गया किसी के प्रति एगो चीज को लेकर, चाहे सबके लेकर, चाहे अपनी जाति के लेकर, चाहे अपने इतिहास को लेकर, चाहे अपनी संस्कृति को लेकर, चाहे इस मातृभूमि के लेकर, कहीं कुछ भी के लेकर अगर लोगों के बीच में कोई भावना उत्पन्न हो गया है तो सोच लीजिएगा वही भावना, वही लगाव हम लोग इतिहास में क्या बोलेंगे? राष्ट्रवाद बोलते हैं। इसी को हम लोग राष्ट्रवाद बोलते हैं। ठीक है, आई होप कि ये बातें समझ में आ रही होगी और आप लोग को काफी अच्छे से समझदारी, ये सब पॉइंट समझ में आ रहे हैं। काफी ज्यादा स्टैंडर्ड लेवल से मतलब कि पढ़ेंगे, और काफी बेसिक लेवल से, स्टैंडर्ड क्वालिटी का और बेसिक लेवल से पढ़ेंगे। इसमें किसी भी प्रकार से बहुत दिक्कत नहीं आने वाला है आप लोगों को, किसी भी प्रकार से। मेरे सभी स्टूडेंट से अनुरोध हो कि, और उनसे आग्रह है कि टेंशन मत लीजिए, पूरा का पूरा मैं इस प्लेटफॉर्म को कंटेंट दे दूंगा और आपको मजा आएगा, किसी भी प्रकार से दिक्कत नहीं होगी इन सारे पॉइंट में। तो आई होप कि ये सारी बातें समझ में आ गई। अब इन बातों को लिखना चाहे तो लिख सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं होगा। ये तो हम खाली ऊपर का हेडिंग का मतलब समझाएं। अब ये बातें हम अगर लिखना चाहें तो आराम से लिख सकते हैं। देखिए क्या लिखते हैं। अच्छा, इतिहास पढ़ रहे हैं तो कितना हवाबाजी करने के लिए पूछ देता है कि बताओ ना इतिहास के पिता के है। ये एग्जाम में पूछेगा ना इतिहास के पिता, मगर होता क्या है ना कि मान लीजिए आप कोई कोचिंग और में पढ़ रहे हैं, हाउ फलाना कोचिंग में पढ़ रहा है, स्कूल हाउ वाला स्कूल में पढ़ रहा है, हाउ फलाना स्कूल में पढ़ रहा है, तो पूछ देता है उसके प्रति, अरे भाई बताओ ना, हवाबाजी करने के लिए। आई होप कि मालूम होगा आपको हेरोडोट्स है, हेरोडोट्स
हेरोडोटस है, ठीक है। मगर इतिहास जो है ना किसे कहते हैं, ये भी कितना परिभाषा पूछ लेता है, भाई इतिहास किसे कहते हैं। अब बात आती है कि सर देखिए इतिहास क्या होती है, थोड़ी सी इसका कंटेंट मैं दे रहा हूँ। अब आप लोगों में बीते हुए काल को इतिहास कहते हैं, मालूम है आपको बीते हुए काल को इतिहास कहते हैं, मगर आप क्लास 10th के हैं बच्चे हैं, अब थोड़ा सा अपने आप में थोड़ा सा क्वालिटी लाइए। अब इतिहास का परिभाषा मैं बता रहा हूँ और वो अच्छे तरीके से। अतीत में मानव के आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक, बीते धार्मिक क्रियाकलापों के बारे में अध्ययन करना अतीत कहलाता है, इतिहास कहलाता है। बीते हुए काल में इन सब का अगर अध्ययन, बीते हुए काल में जो भी घटनाएं घट चुकी है इनसे संबंधित अगर उनका हम अध्ययन करेंगे तो इसी को क्या कहते हैं हम लोग, हम इसी को कहते हैं क्या, इतिहास कहते हैं। देखिए कैसे इतिहास का परिभाषा लिख देते हैं, ठीक है, कोई इसमें ज्यादा दिक्कत नहीं होगा। देखिए क्या कहलाता है, मानव के अतीत में, अतीत का मतलब बीता हुआ काल, अतीत के में घटी हुई, इसको थोड़ा से हम पतला कर देते हैं, घटी हुई राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, मानव के अतीत में घटी हुई राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक घटनाओं का अध्ययन करना इतिहास कहलाता है। इतिहास कहलाता है। बातें क्लियर हुआ, इसी को क्या कहते हैं हम लोग, इतिहास कहते हैं। ये क्लियर हुआ बातें। तो इतिहास किसे कहते हैं, तो मानव के अतीत में, दिखाई दे रहा होगा सभी स्टूडेंट को, विजिबल बोलेंगे। देखिए आप जितना हमको बस कमेंट करिएगा या बताइएगा, हम आपकी बातों को सुनेंगे। मानव के अतीत में यानी बीते हुए काल में घटी हुई राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक घटनाओं का अध्ययन करना इतिहास कहलाता है। इसी को तो इतिहास कहते हैं। भाई राजनीतिक, भाई कैसे चलता था शासन व्यवस्था, राजनीतिक घटना है। सामाजिक, समाज में कौन कौन वर्ग के लोग थे, जाति पड़ता था कि नहीं पता था, कौन कौन समाज में ऊंच नीच था कि नहीं था, कौन कौन से लोग थे, कौन कौन क्रियाकलाप करते थे, सामाजिक घटना। आर्थिक, लेन देन कैसे होता था, बाजार व्यवस्था कैसे चलता था, क्या जैसे आज हम लोग 500 हजार अब हजार है, पहले ऊँ चलता था, इसको बोलते हैं कौन चीज, आर्थिक। धार्मिक, भाई किस पहले लोग किसकी पूजा करते थे, उनका कैसे होता था पूजा पाठ, किस प्रकार से वो देवताओं को मानते थे। ये सब अतीत में घटी हुई घटनाओं का अध्ययन कर रहे हैं, तो भाई उसी को क्या बोल देते हैं, इतिहास बोल देते हैं। हम इतिहास कहते हैं इसी को। तो ये आपको हवाबाजी करने की बात है, ये आप लोगों को एग्जाम में डायरेक्ट नहीं पूछेगा, एग्जाम में पूछता नहीं है, बस आपको नॉलेज के लिए लिखवा दिए कि कौन लड़का पूछ लेता है कि बताओ ना इतिहास किसे कहते हैं, चाहे कोई मास्टर ने पूछ लेगा स्कूल में, तो आप लोगों को ये आंसर दे देना है, कोई दिक्कत नहीं होगा, आराम से मास्टर भी खुश हो जाएगा, अरे गजब स्टूडेंट है, खुश हो जाएगा आप पे। अब आते हैं हम लोग नया पॉइंट पर, ठीक है। अब बात आती है कि सर ये वाला बताइए हम लोग का राष्ट्रवाद किसे कहते हैं, आइए उसको भी हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसको हम लोग समेट देते हैं। अच्छा नहीं समटाएगा तो आगे पेज ले लेते हैं, ठीक है। अब आगे हम लोग देखेंगे, देखिए क्या कर रहा है, राष्ट्रवाद किसे कहते हैं। टॉपिक डालिए राष्ट्रवाद। राष्ट्रवाद, राष्ट्रवाद क्या है ये दिखाई दे रहा होगा क्लियर, ठीक है। राष्ट्रवाद क्या है इसको देख लेते हैं हम लोग। देखिए क्या है राष्ट्रवाद, एक ऐसी भावना है जो किसी किसी
विशेष क्षेत्र में रहने वाले लोगों के बीच में जाति, धर्म, इतिहास, संस्कृति, मातृभूमि लोगों के बीच में जाति, धर्म, इतिहास, संस्कृति, मातृभूमि इत्यादि के कारण उत्पन्न हो उसे राष्ट्रवाद कहते हैं। क्या कह रहे हैं भाई? राष्ट्रवाद किसे कहते हैं? राष्ट्रवाद एक ऐसी भावना है जो किसी विशेष क्षेत्र में रहने वाले लोगों के बीच में जाति, धर्म, इतिहास, संस्कृति, मातृभूमि इत्यादि के कारण उत्पन्न होती है या उत्पन्न हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं? राष्ट्रवाद कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं? राष्ट्रवाद कहते हैं। ठीक है। अब ये या तो जाति के प्रति ही उत्पन्न हो जाए, या तो संस्कृति के ही प्रति उत्पन्न हो जाए, या तो आपके भाषा के लेकर उत्पन्न हो जाए। नई भाषा लिखे हैं मगर लिख लीजिएगा, भाषा के लेकर उत्पन्न हो जाए, मातृभूमि के लेकर उत्पन्न हो जाए, किसी के लेकर भी, इनमें से किसी एक पर या सभी के कारण अगर उत्पन्न हो गया वह लगाव, वह भावना, तो याद रखिएगा इन सब के कारण जो भी भावना उत्पन्न हो रहा है, इन सब को एक ही शब्द कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ऐसी भावना को राष्ट्रवाद कहा जाता है। ऐसी भावना को क्या कहा जाता है? राष्ट्रवाद कहा जाता है। ठीक है, क्लियर हुआ होगा? ये बातें समझ में आ रही होगी राष्ट्रवाद किसे कहते हैं। और आगे बातें चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। और थोड़ा सा इसको, ठीक है, अगर अच्छे लग रहा होगा तो सपोर्ट बिल्कुल करिएगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं हम लोग कि राष्ट्रवाद तो हो गया सर। देखिए ये हम लोग राष्ट्रवाद के बारे में जान गए। अब बात आती है कि सर ये राष्ट्रवाद उत्पन्न कहाँ से हुआ। देखिए बाबू, इसको बारे में हम बता रहे हैं, सभी स्टूडेंट ध्यान से सुनेंगे। राष्ट्रवाद जो है ना, यह भावना फ्रांस की क्रांति से शुरू होता है। अब सबसे पहला हम लोग टॉपिक पे आ रहे हैं, धीरे धीरे आप टॉपिक पे आ रहे हैं। कौन चीज टॉपिक है हम लोग का? फ्रांस की क्रांति। बड़ा से लिख देते हैं, फ्रांस की क्रांति से दुनिया में अगर देखा जाए, ये राष्ट्रवाद की भावना की शुरुआत मुख्य रूप से राष्ट्रवाद जो है यह फ्रांस की क्रांति के कारण उत्पन्न हुई। अगर फ्रांस की क्रांति नहीं हुई रहती तो शायद हमें राष्ट्रवाद जो शब्द है, राष्ट्रवाद जो भावना है, वह कहीं ना कहीं लेट से बहुत देखने को मिलता। राष्ट्रवाद यह भावना फ्रांस की क्रांति से ही हमें देखने को जुड़ने को मिलता है। इसके बीच फ्रांस की क्रांति में थे, और फ्रांस की क्रांति 1789 ईस्वी में हुआ है लुई 16वां के खिलाफ। और वहां पे फ्रांस में एक राजा का एक वंश चल रहा था, बुर्बो वंश। और बुर्बो वंश काफी ज्यादा कट्टर प्रतिक्रियावादी वहां के शासक होते थे उस वंश के, जिसमें कोई दिलचस्पी नहीं होता था, काफी ज्यादा क्रूर होते थे। उन्हें शासन व्यवस्था से उतना कोई मतलब नहीं था जितना लोगों के, जनता के सुख दुख से कोई मतलब नहीं था। बस जिंदगी अपना सुख से गुजारते थे। जिंदगी दूसरों के कैसी गुजर रही है इससे उनका कोई लेना देना नहीं था। इसी बात को लेकर लंबे समय तक ये वहाँ की जनता इसको झेलती है, और एक दिन अपने राजा के खिलाफ विद्रोह पर उतारू हो जाती है। यही विद्रोह भड़कता है और आगे उनमें एक भावना उत्पन्न होती है अपनी मातृभूमि के प्रति, अपने राष्ट्र के प्रति, समझ में राष्ट्रवाद भावना। और सभी लोग एक होते हैं और राजा की सत्ता को हिला कर रख देते हैं।
खत्म कर देते हैं। और यहीं से उत्पन्न होता है कौन चीज? राष्ट्रवाद की भावना। ये तो इस चैप्टर में, इस फुल चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, ओवरऑल थोड़ा सा आपको एक रोड मैप बता देते हैं ताकि आप किसी भी प्रकार से कंफ्यूजन ना हो। क्योंकि देखिए मेरे सभी दोस्तों, सभी स्टूडेंट, अगर बात करते हैं भाई कि इसमें हम अगर बात करना चाहते हैं तो इसमें क्या क्या पढ़ने वाले हैं, थोड़ा सा ये जान लीजिएगा ना तो गड़बड़ाइएगा नहीं। क्योंकि ये वर्ल्ड हिस्ट्री है और वर्ल्ड हिस्ट्री को हम एक लाइन बाय लाइन और टॉपिक बाय टॉपिक अलग अलग करके हिगरा कर पढ़ने वाले हैं। नहीं तो एक में फेंट दीजिएगा, खिचड़ी हो जाएगा, गड़बड़ा जाएगा। तो हिगरा हिगरा का भाई दाल है, भुजिया है, चोखा है, समझ में है, टमाटर के सलाद है, तो स्वाद भी आएगा, समझ भी आएगा। क्योंकि जब अब आँखियाँ मूंद के सब फेंट देता नहीं अखा पते नहीं के चलत कि का बा का ना, खइबा तो खइबा पेटो भरी, मजो मिल, मतलब कि लिखाई हो जाए, सब कुछ हो जाए, मगर समझ ना पैबा कि का है। तो वही बात है कि अगर हम लोग टॉपिक हिगराएंगे नहीं, अलग अलग नहीं करेंगे, तब तक हमें बातें समझ में अच्छे तरीके से नहीं आएगी। तो पहले हिगरा लेते हैं, तब जाके इसमें पढ़ेंगे एक एक करके, ठीक है। नहीं तो दाल भात चोखा आँखियों मुँह के खइबा तो पेट भरी, यही तरह पढ़ाई में तो पेट तो भर जाए, लिखियो देबा मगर समझ में नहीं बाबू। तो यही से समझता नहीं कि हमारा सब दोस्त वजह भाई वजह बढ़िया से समझे के बटे हमनी के, और टॉपिक बाई टॉपिक लाइन लाइन बाई लाइन हमनी के समझे के बा, खिचड़ी नहीं के करे के। वर्ल्ड हिस्ट्री है, देखा एक हाली धके ममोर देते नहीं एक नरेटी की वर्ल्ड हिस्ट्री चमता जी हन, आप पाकिट में लेकर घूम जा, आराम से इसको एक एक बातें की याद हो जाएगा। आइए देखिए क्या क्या पढ़ेंगे हम लोग। सबसे पहले अगर बात किया जाए, सबसे अगर बात किया जाए, थोड़ा से हिल गया था, सबसे अगर बात किया जाए तो हम लोग पढ़ने क्या वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे इसमें, जानते हैं क्या? फ्रांस, फ्रांस की क्रांति से संबंधित, इसमें राष्ट्रवाद कैसे उत्पन्न हुआ, राष्ट्रवाद कैसे उत्पन्न हुआ, ये हम लोग जानेंगे एक टॉपिक। इसके अलावा फ्रांस में ही एक व्यक्ति आता है, एक शासक आता है जिसका नाम था नेपोलियन बोनापार्ट। अभी इसके बारे में हम लोग जानेंगे कि कैसे राष्ट्रवाद को फैलाया। इसी में एक और टॉपिक है, फ्रांस में राष्ट्रवाद कैसे उत्पन्न हुआ। 1830 ईस्वी में यहाँ पर होता है एक क्रांति जिसका नाम था जुलाई क्रांति। ये तो इम्पोर्टेंट पॉइंट है भाई, इससे क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, इसीलिए इस बात को पढ़ा रहे। इसी में हम लोग पढ़ने वाले हैं 1848 ईस्वी की क्रांति। और इसके बाद, इस क्रांति के बाद बुर्बो वंश का क्या हो जाता है? अंत हो जाता है। ये हम लोग का पहला टॉपिक होगा, मतलब एक पहला पार्ट जो होगा ना, इस जो हम लोग चैप्टर नंबर 1 पढ़ने वाले हैं, ये सभी टॉपिक पढ़ने वाले हैं। इसके बाद क्या पढ़ने वाले हैं, इसमें दूसरा पार्ट क्या आएगा? ये तो फर्स्ट पार्ट है, याद रखिएगा। ये दाल है, लगले बात बताई भात, ओकर बाद चोखा, ओकर बाद भुजिया, ये पहला पार्ट है, याद रखिएगा। यानी ये पहला पार्ट है। दूसरा पार्ट क्या है भाई? दूसरा पार्ट क्या है भाई? तो इसमें हम लोग दूसरा पार्ट दिखा देते हैं आपको। दूसरा पार्ट क्या है? दूसरा पार्ट में पढ़ने वाले हम लोग इटली का एकीकरण, एकीकरण। और इटली के एकीकरण में ही हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? मेजिनी के बारे में, जिसने सबसे पहले इटली के एकीकरण के लिए आगे आया था। इसके अलावा इसमें और क्या पढ़ेंगे? काउंट काउंट काबूर के बारे में पढ़ने वाले हैं। इसके अलावा और क्या पढ़ेंगे काउंट काबूर के बाद? इसके बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं गैरीबाल्डी के बारे में। इसके बारे में, गैरीबाल्डी के बारे में, ये सारे दिखाई दे रहे होंगे, विजिबल है, ओके विजिबल है, डन। ये काम मेजिनी के बारे में पढ़ेंगे इटली के एकीकरण में, काउंट काबूर के बारे में पढ़ेंगे, गैरीबाल्डी, ये 3 व्यक्ति के बारे में पढ़ लेंगे, आपका इटली के एकीकरण टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। बस भाई मेजिनी कैसे आता है, कैसे भाई ये एकीकरण करता है, भाई काउंट काबूर कैसे करता है एकीकरण, फिर गैरीबाल्डी, ये तीनों का बस इतिहास जान लीजिए, आपको पूरा पूरा। अरे भाई ये तो हिल जा रहा है, माफ़ करिएगा, फटाक से आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, बने रहिएगा। थोड़ा सा गल गया है ना।
घबराइए मत, थोड़ा सा हिल जा रहा है, पलक लगा के खोसना है, उसमें थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है। अब देखिए ये गैरीबाल्डी, इस तीनों के बारे में पढ़ लेंगे आराम से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, ये दूसरा पार्ट है भाई, ये दाल है, ये भात है। अब बता रहे हैं बढ़िया चीज जिसके बिना खइबे नहीं करिएगा, भुजिया बढ़िया एकदम, वो तेल में के छाना हुआ। तीसरा पार्ट कौन है? तीसरा पार्ट हम लोग का कौन है? तो तीसरा पार्ट है जर्मनी का एकीकरण। जर्मनी का एकीकरण, जर्मनी का एकीकरण इटली के एकीकरण के जरिए जरिए हुआ है। साथ साथ इसमें एक बारे में पढ़ेंगे, एक आदमी के बारे में जिसका नाम था चांसलर बिस्मार्क। चांसलर बिस्मार्क, ये भाई चांसलर बिस्मार्क एकदम महान आदमी था, गजब कूटनीतिज्ञ और सैन्य अधिकारी था, गजब। अकेले जर्मनी को क्या कर दिया, हिला कर रख दिया और एकीकरण करके दिखाया। चांसलर बिस्मार्क जर्मनी के एकीकरण का हीरो है। एकमात्र चांसलर बिस्मार्क ने अपने कूटनीतिक और सैन्य शक्ति के बल पे पूरा हिला कर दिया, जर्मनी को एक कर दिया। बस ये तीसरा पार्ट है। ठीक है, उसके बाद और क्या पढ़ेंगे चौथा पार्ट में? उसके बाद पढ़ेंगे यूनान का एकीकरण। ये सब चोखा होका है, चटनी है, थोड़ा थोड़ा है। यूनान का एकीकरण, यूनान का एकीकरण, हंगरी, हंगरी का एकीकरण। ठीक है, और छोटे छोटे देशों में क्या होंगे, राष्ट्रवाद उत्पन्न होंगे। और उसके बाद लास्ट में हम लोग पढ़ लेंगे एक पॉइंट है परिणाम। क्या पढ़ लेंगे? परिणाम। ये 6 पॉइंट अगर आप पढ़ लेते हैं यूरोप में राष्ट्रवाद से संबंधित चैप्टर नंबर 1 क्लास 10th का, किसी के औकात नहीं है कि आपसे कोई क्वेश्चन को छीन ले, किसी भी प्रकार से आपको खत्म कर दे, आपको पिछाड़ दे, किसी की औकात नहीं। ये 6 पॉइंट अगर आप याद कर लेते हैं, 6 टॉपिक याद कर लेते हैं, 6 टॉपिक जितने भी बताएंगे कबार दीजिएगा धके, समझ में। इतिहास के चैप्टर नंबर 1 से एक भी क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव नहीं छूटेगा, ना 2 नंबर या ना ऑब्जेक्टिव, एक भी, क्योंकि आपको लाइन बाय लाइन और टॉपिक बाय टॉपिक पढ़ाने वाला हूं। इसमें हिला के रख दीजिएगा, कोई दिक्कतें नहीं होगा। तो ओवरऑल मैं पूरा का पूरा एक बार आप लोगों को दिखा देता हूँ खंड क्या क्या पढ़ना है हमें, सारे के सारे मैंने आपको क्या क्या अभी बताया है। हमने बताया है इतिहास के पिता। ठीक है, इतिहास के हमने क्या बताया? हमने आपको इतिहास के पिता बता दिया, मानव। अब यहाँ पर हमने बता दिया इतिहास के परिभाषा, ये परिभाषा है इतिहास का, इतिहास के परिभाषा। हमने यूरोप के बारे में बता दिया है। हमने क्या बताया? अरे यूरोप के बारे में बताया। ओए हो भाई, कैसे होगा हमको नहीं मालूम है। चलिए, हमने इतिहास यूरोप के बारे में बता दिया। राष्ट्रवाद का मतलब बता दिया। राष्ट्रवाद का मतलब कहाँ बताया भाई? पता नहीं कहाँ से बता दिए। अरे ओहो, देखिए हमने राष्ट्रवाद के बारे में बता दिया था। हमने इसके बाद क्या बताया? फ्रांस की क्रांति। इसके बाद राष्ट्रवाद के बारे में सारा सारा बता दिया। फिर हमने बताया कि राष्ट्रवाद उत्पन्न कहाँ से हो रहा है, फ्रांस में राष्ट्रवाद कैसे उत्पन्न हुआ, किस प्रकार से वहाँ पे क्रांति हुई उसके बारे में, और नेपोलियन बोनापार्ट का क्या योगदान था, 1830 की इसकी जुलाई क्रांति, 1848 की क्रांति। ये पहला टॉपिक है जिसके बारे में हमें पढ़ना है। माफ़ करिए दोस्तों, माफ़ करिए, थोड़ा सा हिल जा रहा है, कल से नहीं होगा ऐसा। इसके अलावा हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? इटली के एकीकरण के बारे में हमने आपको बताएंगे। फिर हम जर्मनी के एकीकरण के बारे में बताएंगे। ओहो, जर्मनी के एकीकरण के बारे में बताएंगे। ठीक है, उसके बाद यूनान का एकीकरण। उसके अलावा हम क्या बताने वाले हैं? यूनान का एकीकरण। ठीक है, ये इसके अलावा हंगरी का एकीकरण, और उसके बाद परिणाम। ये सारे के सारे टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं। आई होप ये बातें सारे समझ में आ रहा होगा। बताइए, क्लियर है? सारे बातें समझ में आ रही है? तो कल से हम इसके बारे में
एक एक टॉपिक करके पढ़ने वाले हैं। आज इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।